आ गए? तुम मानते क्यों नहीं हो? तुम्हें डर नहीं लगता है क्या? मैंने हमेशा अपना वादा पूरा किया है और आज भी करूंगा। बेताल, तुम मेरे साथ चलोगे? ठीक है, मैं तैयार हूं, पर मेरी शर्त याद है ना तुम्हें? रास्ते में मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा और तुम कुछ नहीं बोलोगे। अगर तुमने कुछ बोला तो मैं अपने उस पेड़ पर चला जाऊंगा। एक समय की बात है, एक बहुत ही बड़ा विद्वान केशव धर्मस्थल नाम की जगह पर रहता था। उसका एक छोटा सा परिवार था, बेटा, पत्नी और एक बड़ी ही सुंदर बेटी मधुमालती। ओ मधुमालती, मेरी बच्ची, अब मैं बूढ़ा होने लगा हूँ और अब मेरी छोटी सी गुड़िया कितनी बड़ी हो गई है। अब तुम्हारे लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढकर तुम्हारी शादी। पिताजी, क्या आप थोड़ा और चावल लेंगे? नहीं बेटी, धन्यवाद। सुनो बेटे, तुम्हारा नाम क्या है? मैं हूँ माधव, एक ब्राह्मण। मैं तुम्हारे माता पिता से मिलना चाहता हूँ माधव, मुझे उनके पास ले जाओगे? सुनती हो, मेरे पास एक बहुत अच्छी खबर है। वाह, कितनी अच्छी बात है। मैं भी आपको एक शुभ समाचार देना चाहती हूँ। ठीक है, पहले तुम सुना दो। मैंने मधुमालती के लिए एक वर ढूंढ लिया है। उसका नाम वामन है और वो बहुत सुंदर है। उसके माता पिता भी बड़े नेक हैं और शादी के लिए भी तैयार हैं। क्या? तय करने से पहले तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए था ना। मैंने भी उसके लिए एक लड़का देखा है। अरे वाह माँ, बाबूजी, अच्छा हुआ कि आप घर में हैं। मैंने मधुमालती के लिए एक अच्छा वर ढूंढ लिया है। उसका नाम मधुसूदन है और वो बहुत अच्छे परिवार का है। क्या बात है, आप खुश नहीं हैं? ठीक है, मैंने हल ढूंढ लिया है। बात चूंकि मधुमालती की है, इसलिए हम उसी से कहते हैं कि वो इन तीनों में से चुनाव कर ले। मैं शुभ मुहूर्त देकर उन्हें बुला लेता हूँ। मैं हूँ माधव। बैठ जाओ बेटा। आपका स्वागत है। इसे नाग ने काट लिया। हे भगवान! जाओ, किसी वैद्य को बुला कर लाओ। बहुत देर हो चुकी है, अब तो ये जिंदा ही नहीं है। फिर मधुमालती के होने वाले वरों ने उसकी अस्थियां लेने का निर्णय किया। माधव ने अंतिम संस्कार किया।
तीनों मधुमालती की अस्थियां लेकर अलग अलग दिशा में चले गए ताकि वहां बाकी का जीवन आराम से बिता सके। वामन यमुना नदी के किनारे रहने लगा। माधव किसी दूसरे शहर में चला गया और मधुसूदन एक ओझा और उसके परिवार के साथ रहने लगा। एक दिन ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय क्लीं विच्चे। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय क्लीं विच्चे। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय क्लीं विच्चे। जय काली स्वाहा। जय काली स्वाहा। जय काली स्वाहा। ओम क्रीं ह्रीं चामुंडाय क्लीं विच्चे। ओम क्रीं ह्रीं चामुंडाय क्लीं विच्चे। ओम क्रीं ह्रीं चामुंडाय क्लीं विच्चे। मैंने कहा ना तुम्हें यहाँ मत खेलो, फौरन अंदर चलो। अपने पिताजी को परेशान मत करो। चलो चलो अंदर, चलते हो कि नहीं? हाँ? ओह! ये दुष्कर्म क्यों किया तुमने? बड़े शर्म की बात है। तुम इंसान नहीं हैवान हो। अपने ही बेटे की जान लिए मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। जय काली स्वाहा। जय काली स्वाहा। ओम क्लीं क्लीं चामुंडाय क्लीं विच्चे स्वाहा। जय काली। ओ मेरे बेटे आजा। तुमने ऐसे कैसे किया? तंत्र विद्या के इस किताब में लिखे मंत्रों से हम अस्थियों से फिर एक इंसान बना सकते हैं। मधुसूदन ने वामन और माधव से मधुमालती को फिर से जिंदा करने की बात की। वो फौरन तैयार हो गए। तुम रुको, मैं उससे शादी करूंगा। मैं इससे शादी करूंगा। मैं उससे शादी करूंगा। नहीं नहीं, मैं शादी करूंगा। मैं शादी करूंगा। तुम नहीं कर सकते। शादी करूंगा। अरे तुम नहीं कर सकते। नहीं, मैं बोला ना, मैं मेरी शादी बात करूंगा। सुनो, मैं पहले तुम नहीं कर सकते। मैं शादी करूंगा इससे। मैं शादी करूंगा। तीनों ही मधुमालती से विवाह करने के लिए अपना अधिकार जताने लगे। आखिर में मधुमालती से ही सही चुनाव करने को कहा गया। अब तुम ही बताओ विक्रम कि उसने विवाह के लिए उनमें से किसे चुना। अगर तुमने सही उत्तर जानते हुए भी अपना मुंह अगर नहीं खोला तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। मेरे प्रश्न का उत्तर दो, नहीं तो। ओह, उसने वामन से विवाह रचाया। अच्छी तरह सोच लिया। बिल्कुल, वो उसी से विवाह करेगी। मधुसूदन ने उसे नया जीवन दिया, इसलिए वो उसके पिता जैसा था। माधव ने अंतिम क्रिया की थी, इसलिए वो उसके बेटे जैसा था। सिर्फ वामन से ही वो विवाह कर सकती थी। शाबाश विक्रम,
तुम सचमुच बड़े बुद्धिमान हो, लेकिन तुमने मुंह क्यों खोला? तुमने अपना वादा तोड़ दिया। मैं चला। मैं चला विक्रम। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। मैं आ रहा हूं कपटी वेताल, तुम मुझसे बच नहीं सकते। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वेताल ने विक्रम को अच्छी कहानी सुनाई। इसके बाद क्या हुआ वायु? बताओ ना वायु, क्या हुआ? क्या विक्रम वेताल को साधु के पास ले जा पाया? हाँ वायु, बताओ ना हमें इसके बाद क्या हुआ था। हाँ वायु, प्लीज बताओ ना हमें, बताओ ना। अच्छा ठीक है, चुप हो जाओ। मैं बाकी की कल सुनाऊंगा, लेकिन तभी जब तुम हल्ला मचाना बंद करो। हम चुप रहेंगे, बिल्कुल चुप। फिर ठीक है, बाकी की कहानी सुनने के लिए कल आ जाना। अभी मैं जा रहा हूँ। बाय बच्चों। थैंक यू वायु। बाय बाय वायु। फिर आ गए। तुम बात क्यों नहीं मानते? तुम जंगलों में क्यों भटक रहे हो राजा? घर लौट जाओ और आराम की जिंदगी बिताओ। सुन लिया ना? मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक मेरा काम पूरा नहीं हो जाता, और तुम मेरे साथ चलोगे, समझे? अच्छा ठीक है, चलता हूँ मैं, लेकिन मेरी शर्त याद है ना? तुम्हें मेरी एक कहानी सुननी पड़ेगी यात्रा के दौरान। और हाँ, तुम बीच में कुछ नहीं बोलोगे, वरना मैं अपने पेड़ पर वापस लौट जाऊंगा। उज्जैन के राजा ज्वालासेन को जुआ खेलने की आदत थी। एक दिन वो पड़ोसी राज्य के राजा के साथ जुआ खेल रहे थे। राजा ज्वालासेन, तुम तो कभी नहीं हारते थे, लेकिन आज शायद तुम्हारा नसीब तुम्हारे साथ नहीं है। अब तो हार मानोगे ना? ऐसा हो नहीं सकता। मैं आज तक कभी नहीं हारा और आज भी मैं नहीं हारने वाला। मैं अब अपने पूरे साम्राज्य को दांव पर लगाने जा रहा हूँ। मुझे आपकी शर्त मंजूर है ज्वालासेन। देखते हैं ये बाजी कौन जीतता है। मैं जीता। मैं जीता। तुम अपना पूरा साम्राज्य हार चुके हो और अब ये राज्य मेरा है। अब मैं उज्जैन का नया राजा हूँ। पहरेदारों, सिपाहियों, इस आदमी को मेरे राज्य की सीमा से बाहर फेंक दो। राजा ज्वालासेन अपना सारा राजपाट उस राजा से जुए में हार चुके थे और उसने उन्हें राज्य से बाहर भी निकलवा दिया।
वो भूखे प्यासे कई दिनों तक जंगल में भटकते रहे और तभी एक दिन मैंने तो तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। तुम कौन हो? काफी थके हुए लग रहे हो। मैं हूं राजा ज्वाला सेन। तो तुम यहाँ क्या करने आए हो? मुझे अपना राज्यपाट फिर से लेना है, लेकिन अभी तो मुझे बहुत भूख लगी है। चिंता मत करो बेटा, मैं तुम्हारे खाने के लिए कुछ लाता हूँ। मैं एक राजा हूं साधु महाराज, मैं इसमें तो नहीं खा सकता। राम क्रीम क्रूम क्रैम क्रोम का स्मशान ये राजा ज्वाला सेन है। इनके खाने पीने और आराम के लिए राजसी ठाट बाट जैसी व्यवस्था करो। इन्हें किसी चीज की कमी ना हो। जैसी आज्ञा गुरुदेव। मैं कहां हूं अभी? यहां तो एक खूबसूरत लड़की थी और एक महल था। वो सब कहां गया? मैंने तुम्हारे लिए उन सभी चीजों की व्यवस्था अपने मंत्र के द्वारा की थी। तो क्या वो कभी वापस नहीं आएगी यहां पर? मैं अपने मंत्र के प्रयोग से उन्हें दोबारा प्रकट कर सकता हूँ। तुम्हें जो चाहिए वो सब कुछ वापस आ सकता है। क्या आप मुझे वो मंत्र दे सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। लेकिन उस मंत्र को सिद्ध करने के लिए उसे अच्छी तरह से याद करना होगा और 1 साल तक पानी में खड़े रहकर उसका जाप भी करना होगा। ठीक है, मैं करूंगा। आप मुझे वो मंत्र दे तो दीजिए। क्राम क्रीम क्रूम क्रैम क्रोम कह श्मशान वासिन्ये विद्महे महाकाल्ये च धीमहि तन्नो काली प्रचोदयात्। धन्यवाद साधु महाराज, अब मुझे अपना राज्यपाट वापस मिल सकता है। ईश्वर तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
1 साल पूरा हो गया। मैंने वही किया जो साधु महाराज ने कहा था। अब इस मंत्र से अपने राजपाट पाने की मैं कोशिश करता हूं। अब तुम क्या कहते हो विक्रम? क्या कारण था कि मंत्र ने अपना काम नहीं किया? क्या साधु झूठा था या फिर मंत्र ही गलत था? ना तो साधु महाराज झूठा था, ना उसने गलत मंत्र दिया था। उसने सही तरीका भी बताया था। फिर मंत्र ने अपना काम क्यों नहीं किया? क्योंकि ज्वाला सेन ने मंत्र का जाप ठीक से नहीं किया था। हालांकि वो लगातार मंत्र जप रहा था, उसका ध्यान उस खूबसूरत लड़की और राजश्री ठाट बाट पर था। कोई भी मंत्र तभी सिद्ध हो सकता है जब हमारा ध्यान सिर्फ मंत्र पर हो और हम किसी और बात पर ध्यान ही ना दें। बिल्कुल सही जवाब दिया विक्रम, लेकिन तुम समझदार होकर भी बेवकूफ हो, भूल भी जाते हो। तुमने बोलकर मेरी शर्त तोड़ दी है, तो मैं चला। नहीं बेताल, तुम नहीं जा सकते। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा बेताल। मैं तुम्हारा पीछा करूंगा बेताल। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा बेताल। फिर आ गए? तुम बात क्यों नहीं मानते? तुम जंगलों में क्यों भटक रहे हो राजा? घर लौट जाओ और आराम की जिंदगी बिताओ, सुन लिया ना? मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक मेरा काम पूरा नहीं हो जाता, और तुम मेरे साथ ही चलोगे, समझे? अच्छा ठीक है, चलता हूँ मैं, लेकिन मेरी शर्त याद है ना? तुम्हें मेरी एक कहानी सुननी पड़ेगी पूरी यात्रा के दौरान। और हाँ, तुम बीच में कुछ नहीं बोलोगे, वरना मैं अपने पेड़ पर वापस लौट जाऊंगा। मलयद्वीप नामक राज्य के राजा थे समरजीत। राजा का विवाह नहीं हुआ था, इसलिए पंडित राम गोपाल अक्सर उनके लिए कोई न कोई रिश्ता लेकर आते रहते थे। सच में महाराज, मैं आपके लिए पहले भी कई रिश्ते लाया हूँ, पर इस बार मैं बहुत अच्छा रिश्ता लेकर आया हूँ। अगर इजाजत हो तो कुछ कहूँ उनके बारे में। हाँ बताओ राम गोपाल, आज कौन सा रिश्ता लेकर आए हो तुम? सुनिए महाराज, हमारे राज्य में चंद्रमणि नाम का एक व्यापारी है जिसकी एक बेटी है, मणिमाला। हाँ तो साफ साफ बताओ मुझे। अच्छा महाराज, मणिमाला जितनी सुंदर लड़की मैंने नहीं देखी है महाराज। उसकी खूबसूरती बेमिसाल है। मुझे लगता है कि वही आपकी बीवी और मलयदेव की अच्छी रानी बन सकती है। ठीक है, मैं उसके बारे में पता लगाता हूँ। धन्यवाद। हाँ जरूर लगवाइए। मैं अब जाने के लिए आज्ञा चाहूंगा। आपने हमें बुलाया था महाराज? हाँ एक काम है, तुम दोनों व्यापारी चंद्रमणि के घर चली जाओ और उसकी बेटी मणिमाला से मिलकर ये पता लगाओ कि वो मेरी बीवी बनने लायक है या नहीं। मुझे सारी बात बताना। जैसी आ गया महाराज।
मणिमाला सचमुच बड़ी सुंदर है ना? हाँ, सही कह रही हो। लेकिन क्या वो हमारे राजा के लायक है? हाँ, क्यों नहीं? तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तुम्हें कोई शक है क्या? नहीं, लेकिन मणिमाला इतनी सुंदर है कि राजा तो हमेशा उसके पीछे घूमते रहेंगे और इस सब का असर हमारे राज्य पर बहुत बुरा होगा। हाँ, तुम्हारी बात तो सही है। अगर राजा ने उससे शादी कर ली तो हम लोगों का ध्यान कौन रखेगा? तुम ही बताओ क्या करें? राज्य की भलाई के लिए अच्छा यही होगा कि हम सच छुपा लें। महाराज की जय हो। हमें तो वो जरा भी पसंद नहीं आई। वो तो मामूली लड़की है। हमें तो वो रानी बनने के लायक ही नहीं लगी। ठीक है, अब तुम लोग जाओ और ये बात किसी से मत कहना। जी ठीक है महाराज। पता लगा कर बताओ कि छत पर खड़ी वो औरत कौन है। जानता हूँ महाराज, वो आपके ही दरबारी कृष्णानंद की बीवी है। एक व्यापारी की बेटी है वो। उस व्यापारी का नाम जानते हो तुम? चंद्रामणि है राजा साहब। महाराज, वो तो बहुत मामूली लड़की है, रानी बनने के लायक नहीं। महाराज की जय हो। दरबारी कृष्णानंद आपसे मिलने की इजाजत चाह रहे हैं। कृष्णानंद? अंदर भेज दो। हाँ कृष्णानंद, बताओ यहाँ कैसे आना हुआ? महाराज, मुझे दरबार में किसी मंत्री से ज्ञात हुआ कि आपको मेरी पत्नी मणिमाला पसंद है। महाराज, मैं आपका सेवक हूँ और अगर आप कहें तो मैं उसे छोड़ने के लिए। चुप रहो कृष्णानंद, तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं ये बात मान लूंगा? तुम्हें तो अपनी पत्नी की रक्षा करनी चाहिए। मैं किसी की पत्नी से शादी करने का पाप नहीं कर सकता। मैं इसके लिए तुम्हें सजा भी दे सकता हूँ। अच्छा यही होगा कि तुम जल्द से जल्द यहाँ से चले जाओ। झूठ क्यों कहा? तुमने मणिमाला के बारे में मुझे झूठी खबर क्यों दी? माना कि हमने झूठ बोला था। हमें लगा था कि मणिमाला से शादी करने के बाद आप हमारे राज्य पर ध्यान नहीं देंगे, इसलिए हमने ऐसा किया महाराज। हमने अपने राज्य को बचाने के लिए आपसे झूठ बोला था महाराज। तुम दोनों ने बहुत बड़ा अपराध किया है जिसके लिए मैं तुम्हें फांसी दूंगा। अब तुम बताओ विक्रम, अपराध किसने किया था? मेरे प्रश्न का उत्तर तुरंत दो, वरना मैं तुम्हारा सिर टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। सही गलत का फैसला करना उन दोनों दासियों का काम नहीं था। उन्हें तो बस वही करना चाहिए था जो उनसे कहा गया था। उन्होंने झूठ बोला था पर राज्य की भलाई के लिए था। लेकिन राजा ने मणिमाला से शादी नहीं होने पर उन दोनों दासियों को सजा देकर बहुत गलत किया। वो ज्यादा बड़ा अपराधी था। बिल्कुल सही जवाब विक्रम, लेकिन तुम समझदार होकर भी बेवकूफ हो, भूल भी जाते हो। तुमने बोलकर मेरी शर्त तोड़ दी है, तो मैं चला। तुम नहीं जा सकते बेताल, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा बेताल।